अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। तुम बेबरस को मनसाब शाही पर बिठाना चाहते हो। बिलाखिर इस खामोशी को एक मोमर अमीर की भारी भरकम आवाज़ ने तोड़ा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि गुज़श्ता अय्याम में उमरा का कसीर हल्का उसका मुखालिफ रहा है। क्या वो अनान सल्तनत संभालते ही मलिक मुजफ्फर जैसी रवश नहीं अपनाएगा? अमीर की बात सुनकर तमाम हाजरीन में सरगोशियाँ घूम गईं। जो अमीर फ़खरुद्दीन लुकमान की बात समझ गए थे उनमें इस्तफ़हामी, और जो नहीं समझ पाए थे उनमें तहय्युर भरी। बेबरस का किरदार हमारे सामने है। तमाम मसाकिर उसकी मुट्ठी में है। अगर वो चाहे तो ज़बरदस्ती भी सल्तनत पर कब्ज़ा कर सकता है। तमाम अस्करी अमीर उसके हम नवाला हैं, लेकिन उसने आज तक कोई ऐसा कदम उठाने की कोशिश नहीं की। अमीर फ़खरुद्दीन लुकमान बोला। कुछ देर तक बेबरस के हवाले से बहस का सिलसिला जारी रहा, लेकिन सारी गुफ्तगू का पलड़ा वाज़े तौर पर बेबरस के हक़ में झुका हुआ दिखाई दे रहा था। ममलूक उमरा के अलावा मिस्री उमरा भी बेबरस को पसंदीदगी की निगाह से देखते थे, लिहाजा नए सुल्तान के तौर पर उसे मुंतखब कर लिए जाने में ज़्यादा वक्त न लगा। ज़्यादातर उमरा ने बखुशी उसके हक़ में फ़ैसला दे दिया। अलबत्ता उन नमायदीन सल्तनत को अपने मुनासिब ख़तरे में दिखाई देने लगे जिन्होंने माजी में बेबरस के ख़िलाफ़ हर ज़रा सराई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रात के आखिरी पहर में मजलिस बर्खास्त की गई। कुछ ही देर में फजर की अजान होने वाली थी। ये तय पा चुका था कि दिन के पहले हिस्से में सुल्तान मलिक मुजफ्फर की तजहीज़ व तकफ़ीन की जाएगी, और शाम होने से पहले बाज़ाब्ता तौर पर बेबरस की तख्त नशीनी की रस्म अदा कर दी जाएगी। अमीर फ़खरुद्दीन लुकमान बेबरस के नाम पर इत्तफ़ाक़ राय हासिल करने के बाद कुछ देर तक लेटा रहा। फिर अजान की आवाज़ बुलंद होने पर जामा मस्जिद की जानिब बढ़ गया, जहाँ उसे बेबरस से मुलाकात की कवी तवक्को थी। वो तख्त नशीनी की तकरीब का इनेकाद होने से पहले बेबरस से इस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता था। नाजरीन, गुलवकूज़ बेख्याली के आलम में कनीज़ के साथ पहुँचती हुई कले के मखसूस शाही मेहमान खाने में पहुँच गई। ये एक बड़ा और हर किस्म की आसाइश से आरास्ता कमरा था, जिसमें ज़रूरत की करीबन हर चीज़ निहायत करीने से लगाई गई थी। कनीज़ ने गुलवकूज़ को जहाँ लाकर छोड़ा था वो वहीं साकत व जामद खड़ी रही। कनीज़ ने उसके खोए खोएपन पर किसी कदर हैरत और किसी कदर नागवारी से नाक चढ़ाई। गुलवकूज़ का जहन अभी तक इस उधेड़ बन का शिकार था कि सीढ़ियों में दिखाई देने वाला फ़र्द अगर वाकई उसका मामूज़ाद शंख खान ही था, तो क्या गुलवकूज़ अभी तक मंगोलों के ही किसी इलाके में मुकीद है? शेख कबीरुद्दीन ने तो उसे कहा था कि वह मंगोलों की सरजमीन से हज़ारों मील दूर केहिस्तान की वादी में पहुंच चुकी है, जहां सिर्फ उसका सिक्का चलता है। अगर शेख कबीरुद्दीन का कहना दुरुस्त था, तो शंख खान की यहाँ मौजूदगी को क्या नाम दिया जाता? शंख खान का शेख कबीरुद्दीन से क्या ताल्लुक़ हो सकता है? वो किस मजबूरी के तहत अपने वतन से इतनी दूर यहाँ चला आया था? क्या वो भी पसे पर्दा शेख कबीरुद्दीन से मिला हुआ है? कई सवाल सर उठा रहे थे, और गुलवकूज़ के पास उनमें से किसी का कोई जवाब नहीं था। अचानक उसके जहन के किसी गोशे में से ये ख्याल उभरा कि उसे तो गार में बंद कर दिया गया था, और फिर घुटन के बहस वो बेहोश हो गई। गार में बंद करने का हुक्म यकीनन उसके नाना मंकाना ने ही दिया होगा, तो क्या शंख खान ने उसे गार से निजात दिलाई थी और वहाँ से निकाल कर शेख कबीरुद्दीन के पास छोड़ गया था? यकीनन ऐसा ही कुछ हुआ होगा। उसने अपने तय नतीजा अख्ज़ कर लिया। कनीज़ काफ़ी देर बाद जब गुलवकूज़ की जानिब मुतवज्जे हुई, तो उसे उसी हालत में खड़े देख कर परेशान हो गए। वो तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ी और उसे झंझोड़ डाला। गुलवकूज़, क्या हुआ? यूँ क्यों खड़ी हो? गुलवकूज़ चौंक पड़ी और हैरत से उसकी जानिब देखा। फिर उसे याद आया कि ये कबीरुद्दीन की ख़ास कनीज़ है, मगर निगरान के तौर पर उसके हमरा रखा गया है। गुलवकूज़ ने हाथ के इशारे से उसे तसल्ली दी और कमरे का जायज़ा लेने लगी। कनीज़ के माथे पर झंझलाहट की हल्की सी शिकनें नमूदार हुईं। फिर वो कंधे उचकाकर कमरे के एक हिस्से की जानिब बढ़ गई। उसी रोज़ 4 दूसरी लड़कियां भी उस कमरे में लाई गईं। उनकी शिकलें देखते ही गुलवकूज़ को अंदाज़ा हो गया कि ये भी उसकी तरह मुसीबत ज़्यादा होंगी। इन सब लड़कियों की उम्रें 20 साल से कम ही मालूम होती थीं। एक बात जो गुलवकूज़ ने महसूस की कि हर लड़की के साथ एक एक कनीज़ मौजूद थी। कुछ देर के बाद एक ग़ुलाम वहाँ आया और उसने बताया कि इस कमरे में गुलवकूज़ समेत 10 औरतें क़याम करेंगी, लेकिन ये क्या मर्जी होगा। रोज़ाना उन्हें किले की मगरबी दीवार के अहाते में ले जाया जाएगा और वहाँ एक माहिर खंजर जान उन्हें तरबियत देगा। ग़ुलाम ने यह भी वाज़ेह किया कि शेख कबीरुद्दीन का हुक्म है कि तरबियत के लिए सिर्फ 1 माह का अरसा दिया जाएगा,
जो ख़वातीन इसे 1 माह की तरबियत के बाद आला कारकर्दगी का सबूत देंगी, उन्हें महारत हासिल कर लेने तक इसी कमरे में ठहराया जाएगा, और जिनकी कारकर्दगी नाकस रही है उन्हें किसी रियायत का मुस्तहिक न समझते हुए कले की फसील से नीचे फेंक दिया जाएगा। शेख कबीरुद्दीन का कहना है कि उन्हें अपनी मुहिम की कामयाबी के लिए सिर्फ ताउन करने वाली और माहिर ख़वातीन की ज़रूरत है। गुल वकूद ने ग़ुलाम से दरियाफ्त किया कि क्या ये कनीज़ें भी हमारे साथ तरबियत हासिल करेंगी, तो ग़ुलाम ने वजाहत की कि कनीज़ें सिर्फ खिदमत के लिए फ़राहम की गई हैं। तमाम ख़वातीन को जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो बेधड़क कनीज़ों से तलब कर सकती हैं। कनीज़ें ख़ास वफ़ादार हैं, इनसे किसी ऐसे तावन की तवक्को न रखी जाए जो यहाँ के असूलों के मुनाफी हो। अगर किसी खतून ने किसी किस्म की हरकत करने की कोशिश की तो वो जानलेवा के सज़ा के तौर पर वो जिस्म के किसी हिस्से से महरूम की जा सकती है। ग़ुलाम ने सज़ा का नक्शा कुछ ऐसे भयानक अंदाज में खींचा कि वहाँ मौजूद सब ख़वातीन को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। ग़ुलाम के जाने के बाद कनीज़ों ने कमरे में ज़रूरत के तहत इंतज़ामात किए और 5 बिस्तर लगाए। कनीज़ों को कमरे में इन सब के साथ सोने की इजाज़त नहीं थी। गुल वकूद ने तमाम ख़वातीन से तारुफ हासिल करने की कोशिश की, मगर वो इस कदर सहमी हुई थीं कि उससे बात करने की जुर्रत भी न कर सकीं। गुल वकूद ने उनकी हौसला अफजाई करने की कोशिश भी की, मगर उसे कोई कामयाबी नहीं हुई। कमरे में 5 ख़वातीन मौजूद थीं, मगर फिर भी गहरा सकूत तारी था। दूसरे दिन पहली बार उन्हें मखसूस इहाते में ले जाया गया और खंजर जनी की तरबियत का आगाज़ किया गया। खंजर जनी की तरबियत देने वाले ने मखसूस सियाह लिबास ज़ेब तन किया हुआ था और एक बड़े कपड़े से चेहरे को इस तरह लपेट रखा था कि उसकी आंखों के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। गुल वकूद ने जब पहली बार उसकी आंखों में देखा तो उनमें अजीब सी सनशई महसूस हुई। खंजर जन उस्ताद जब उनसे गुफ्तगू करता तो उसके लहजे से भी कभी ये महसूस होता जैसे वो कोई मंगोल हो। गुल वकूद ने इस चीज़ को शिद्दत से महसूस किया। खंजर जन उस्ताद ने उन्हें अपना तारुफ शंजी के नाम से कराया। वो जब अरबी ज़बान में गुफ्तगू करता तो उसका लहजा इतना पुख्ता मालूम होता कि गुल वकूद शोबात का शिकार हो जाती है कि ये मंगोल नहीं हो सकता। मगर वो ततारी ज़बान में बात करता तो वो लहजा बिल्कुल मकामी मालूम होता। पहले दिन इन सब अफराद में तारुफ का तबादला हुआ था, जिसकी बदौलत गुल वकूद को अपने साथी 4 ख़वातीन के नाम मालूम हुए। एक लड़की समरकंद से लाई गई थी जिसका नाम ज़हरा था। दूसरी लड़की का नाम जफ़ा था, वो खुरासान से ताल्लुक़ रखती थी। तीसरी लड़की नाफिया थी जिसका ताल्लुक़ कैशिया से था, जबकि चौथी लड़की का नाम इंजिलिया था जो ग़ालिबन नसरानी थी और उसका ताल्लुक़ आर्मीनिया से था। ये एक नसरानी काफ़िले को लूटने के बाद हासिल हुई थी। शक्ल सूरत के लिहाज से वो तमाम लड़कियां एक से एक बढ़कर थीं। गुल वकूद में इन सब लड़कियों की निस्बत ज़्यादा एतमाद दिखाई देता था। शंजी ने पहले दिन से ही गुल वकूद पर अपनी तवज्जो ज़्यादा रखी है। शंजी के सिखाने का अंदाज कुछ ऐसा था, 10 दिन में ही वो लड़कियां बिजलियां मालूम होने लगीं। सुबह से शाम तक की मुतवातिर तरबियत ने फ़न खंजर जनी में ऐसा निखार पैदा किया कि देखने वाला ये गुमान भी नहीं कर सकता था कि इन्हें तरबियत हासिल करते हुए सिर्फ 10 दिन हुए हैं। गुल वकूद ने दिल लगाकर ये तरबियत हासिल की क्योंकि वो ज़हनी तौर पर यह फ़ैसला कर चुकी थी कि उसे हमेशा यहाँ नहीं रहना। जो ही उसे मौका मिला वो फ़रार होने की कोशिश करेगी। फ़रार होने से पहले वो अपनी हिफाजत का पूरा बंदोबस्त करना चाहती थी। खंजर जनी के फ़न से उसे बचपन से ही गई थी, मगर इस फ़न को महारत की बुलंदियों तक पहुँचाने का ख्याल कभी उसके जहन में नहीं आया था। कुदरत ने खुद ही उसे एक ऐसा नादिर मौका फराहम कर दिया था कि वो इस काबिल हो गई कि बआसानी अपनी हिफाजत कर सके। 1 माह कब गुजर गया उन्हें एहसास ही नहीं हुआ। रोज़ाना का मामूल इतना दिलचस्प था कि वक्त गुजरने का पता ही ना चला। 1 माह की तरबियत के बाद शेख कबीरुद्दीन खुद वहाँ आया और उसने उनकी महारत को जांचा। तरबियत के दौरान उन्हें मुकम्मल वार करने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए किसी पर वार करने के तरीक़ाकार से तो वो लड़कियां वाकिफ़ थीं, मगर खंजर किसी के जिस्म में उतारने का अमली मरला भी बाकी था। शेख कबीरुद्दीन ने उनकी आजमाइश के लिए 5 कवी हिकल गुलामों का इंतखाब किया और 2 बदो मुकाबले का अहतमाम किया। शेख कबीरुद्दीन ने मुकाबले के आगाज़ से कबल फ़रीक़ैन पर वाज़ेह कर दिया कि यह मुकाबला कोई बनावटी नहीं होगा, बल्कि इसमें मुकम्मल तौर पर महारत का इस्तेमाल करते हुए हरीफ को हलाक करना ही जीत तस्वुर की जाएगी। अगर ग़ुलामों का दौर चल गया तो वो लड़कियों को मौत की नींद सुला देंगे, और अगर लड़कियां ज़िंदा रहने की ख्वाहिशमंद हैं तो उन्हें अपनी जान बचाने के लिए इन ग़ुलामों को अपनी राह से हटाना होगा। दूसरी अहम बात थी
کہ مقابلہ فردن فردن نہیں تھا، بلکہ سب لوگ ایک ہی آواز کے بعد میدان میں اتر کر اپنے حلیفوں کی معاونت کرتے ہوئے دوسرے فریق کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ شنجی بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے اس آزمائش کو لڑکیوں کی استطاعت سے زیادہ قرار دیا تھا، مگر شیخ کبیر الدین نے اس کی بات کو اہمیت نہیں دی اور مقابلے کے آغاز کا اعلان کر دیا۔ 5 قوی ہیکل غلام بادشاہ کھلائی لڑکیوں کی جانب بڑھے۔ انہیں پورا یقین تھا کہ ان نرم و نازک لڑکیوں کو زیر کر لینا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ 5 لڑکیاں اپنے خنجروں کو مضبوطی سے تھامے پینترے بدلنے لگیں۔ اچانک ان غلاموں نے اپنے لباس سے لمبے پھل والے خنجر نکال لیے اور انہیں ہاتھوں پر اچھالتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ چنجی یہ دیکھ کر بے چین سا ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر شیخ کبیر الدین کے سامنے احتجاج کرنا چاہا۔ چنجی، تم نہیں جانتے کہ میں نے ان لڑکیوں کو حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کی ہے۔ اگر یہ میرے معیار پر پورا اترنے کے قابل نہیں ہیں تو انہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ مقابلہ شروع ہو چکا ہے، لہذا خاموش بیٹھے رہو۔ شیخ کبیر الدین شفاق لہجے میں بولا۔ شنجی اس کی بات پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ اس نے 1 ماہ کی کڑی محنت سے انہیں اس قابل بنایا تھا کہ خنجر سے کھیل سکتی ہیں، مگر اب سوچ رہا تھا کہ بہتر ہوتا کہ انہیں عملی مشق بھی کرا دیتا۔ بے شک یہ مشق ان 5 کنیزوں پر ہی کی جاتی ہے۔ مقابلہ شروع ہوا تو دونوں جانب سے خنجروں کے ایسے گھماؤ پھراؤ دکھائی دیے کہ دیکھنے والا یہی سمجھتا کہ ابھی کوئی نہ کوئی زد میں آیا۔ لڑکیاں مدافعتی انداز میں لڑ رہی تھیں، جبکہ غلاموں کا انداز بے حد جارحانہ تھا۔ غلاموں کی پوری کوشش کے باوجود کوئی لڑکی ان کے نشانے پر نہ آ سکی۔ اچانک ایک غلام کا دو چل گیا اور اس کا خنجر نافیہ نامی لڑکی کے بازو پر گہری خراش ڈالتا ہوا گزر گیا۔ اس کی کرا نے سب لڑکیوں کو چونکا دیا۔ اس کی حالت دیکھ کر انہیں اپنی حالت بدلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ غصے کی لہر نے انہیں جرحیت پر اترنے پر مجبور کر دیا۔ اس سے پہلے کہ دوسرا غلام نافیہ کی سستی کا فائدہ اٹھا کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو پاتا، زہرا نے خنجر کا ایسا دو لگایا کہ پورے کا پورا پھل غلام کے پیٹ میں اتر گیا۔ غلام کی چیخ و پکار سے ایک لمحے کے لیے زہرا کا ہاتھ کانپا، پھر اپنا انجام سوچ کر خنجر کے دستے پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ اس نے جھٹکا دے کر خنجر غلام کے پیٹ سے نکالا اور اس کے حلقوں پر پھیر دیا۔ زہرا کے عمل نے ان سب کی جھجک کو مٹا ڈالا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے طویل ہوتی یہ جنگ لمحوں میں سمٹ گئی۔ 5 غلام خون میں لت پت زمین پر پڑے تھے اور سب لڑکیوں کے خنجروں سے خون ٹپک رہا تھا۔ بہت خوب ہے، شیخ کبیر الدین نے خوش ہو کر کہا، لیکن 5 آدمیوں کو مرنے میں اتنی دیر، یہ کوئی مہارت کا ثبوت نہیں۔ مقابلہ آج سے نو شروع کیا جائے اور اب 5 کی بجائے 10 غلاموں کا کھیل ہوگا۔ لڑکیاں تو 5 ہیں اور غلاموں کی تعداد دگنا۔ شنجی نے مداخلت کی۔ شنجی، 5 غلاموں کو ہلاک کرنے میں جتنا وقت صرف ہوتا ہے، لڑکیوں نے اسے کئی گنا زیادہ وقت خرچ کیا ہے۔ جب تک یہ مقررہ وقت کے اندر غلاموں کو ہلاک نہیں کر لیتی ہیں، یہ مقابلہ جاری رہے گا اور سزا کے طور پر ہر بار 5 غلام بڑھا دیے جائیں گے۔ شیخ کبیر الدین شاید اس کفیت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ اس کی بات سن کر شنجی کو یقین ہو گیا کہ لڑکیوں کے زندہ بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ لڑکیوں میں ایک گھائل ہو چکی ہے اور باقی تھکان کا شکار دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ خونی کھیل ان کی زندگی کی لو بجھا کر ہی دم لے گا۔ ناظرین، متی الدین غور سے ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر تک کمرے میں سکوت طاری رہا۔ تھوڑے توقف کے بعد شیخ ابو الفضل بولا، مجھے تمہارے جواب پر کوئی حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ میں پہلے سے جانتا ہوں کہ یہ سب باتیں تمہیں کل شام شیخ عزیز الدین سے معلوم ہوئی ہیں۔ البتہ اپنی ذات میں تمہاری دلچسپی کی وجہ سمجھ نہیں پایا۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ ہمیں اب کام کی بات پر آ جانا چاہیے۔ متی الدین اس دوران بستر سے اٹھ چکا تھا۔ وہ دیے کی جانب بڑھا اور اسے جلانے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد دیے کی مدھم روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی۔ میرا خیال ہے کہ اب تم لوگ بھی شرافت کے دائرے میں آ جاؤ اور ان سیاہ ڈھاٹوں کو چہرے سے ہٹا دو۔ جانے کیوں مجھے ان سے گھن آتی ہے۔ متی الدین حارث غراتے ہوئے بولا، اپنی حد میں رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بے قابو زبان گدی سے باہر لٹکنے لگے۔ شیخ ابو الفضل، تمہارا یہ ساتھی کچھ ضرورت سے زیادہ ہی بے چین دکھائی دیتا ہے۔ اگر تمہیں برا نہ محسوس ہو تو میں اسے 2 ہاتھ کر ہی لوں۔ متی الدین ناگواری سے بولا، میں جب بات کر رہا ہوں تو پھر تمہیں بار بار مداخلت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اب تم دونوں میں سے کوئی نہیں بولے گا۔ شیخ ابو الفضل نے اپنے ساتھیوں کو ڈانٹا، اب تم کھل کر بتاؤ کہ تم سرائے سے یہاں کیا لینے آئے ہو اور تمہیں ہمارے بارے میں کیسے علم ہوا کہ ہم فدائین ہیں؟ میرا مطالبہ بھی پورا نہیں ہوا۔ متی الدین نے لاپرواہی سے کہا،
हमारे चेहरे देखकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। शेख ने जवाब दिया, ऐसी सूरत में मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगा। चाहो तो तुम मेरे हाथ बांध कर साथ ले जा सकते हो। मतीउद्दीन के लहजे से बेखौफी झलक रही थी। उसकी बात सुनकर शेख अबुल फजल सोच में पड़ गया। ठीक है, सिर्फ मैं ही अपना चेहरा बेनकाब करूँगा, मेरे साथियों पर तुम जोर नहीं दोगे। क्या तुम ये बात मान लोगे कि तुम्हारे साथी कमरे से बाहर चले जाएं और हम दोनों आपस में बातचीत कर लें? मतीउद्दीन ने इस्ताजा लहजे में पूछा। तो वो दोनों नकाबपोश गुस्से के आलम में मुठ्ठियाँ भींचने लगे। एक बात मैं तुम्हारी मान रहा हूँ, तो तुम भी एक बात हमारी मानो। तुम कहते हो तो मैं इनके बारे में खामोशी इख्तियार कर लेता हूँ। मतीउद्दीन ने लापरवाही से जवाब दिया। वो दिल में सोच रहा था कि अगर वो उसकी बात सिरे से ही मानने से इनकार कर दें तो वो क्या कर सकता था। शेख अबुल फजल ने अपने चेहरे से स्याह कपड़ा हटाकर सर के ऊपर कर दिया। वो उधेड़ उम्र शख्स था जिसका सुर्ख और सफ़ेद रंग इस बात का सबूत था कि वो आसूदा जिंदगी गुजारता रहा है। मतीउद्दीन ने उसके चेहरे के खदोखाल पर निगाह दौड़ाई और अपने मुशाहदे की रोशनी में उसकी शख्सियत का तजिया करने लगा। तुम्हारी शर्त पूरी की जा चुकी है, शेख अबुल फजल बोला। पहले सवाल का तो मैं जवाब दूंगा, मगर तुम्हारा दूसरा सवाल मुझे कुछ हजम नहीं हुआ। अभी चंद लम्हे पहले तो तुम ये दावा कर रहे थे कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे बारे में मुझे शेख अजीज़ुद्दीन से तमाम मालूमात हासिल हुई हैं। फिर दोबारा इस सवाल का क्या मकसद है? मतीउद्दीन बोला, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? शेख अबुल फजल को मतीउद्दीन का अंदाज नहीं भया। मैं यहाँ एक ज़ाती काम से आया हूँ जिसका ताल्लुक फिदायीन के गिरोह से है। क्या मतलब है? कुछ समझ नहीं है। शेख अबुल फजल के चेहरे पर हैरत दूध कर रही है। मतलब जल्दी तुम्हारी समझ में आ जाएगा, जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या वाकई घोड़े के अमामे की हकीकत तुम पर अफशा हो चुकी है? शेख अबुल फजल ने अचानक सवाल किया। घोड़े के अमामे की हकीकत? मतीउद्दीन इस गैर मुतवक्के बात पर शर्मदा रह गया। उसके जहन के किसी कोने खुदरे में उस वक्त घोड़े के अमामे वाला किस्सा नहीं था। घोड़े के अमामे का जिक्र होने पर उसका जहन जैसे खुल गया। उसे बीते हुए वाक़यात की कुंजी हाथ लग गई। फिर उसे सब कुछ समझ आ गया कि सराय में नकाबपोश की मुलाकात है, समरकंद में मुतवातर पुरअसरार हालात के अक़ब में घोड़े का अमामा ही कार फरमा था। मैं अब समझा कि तुम लोग मुझसे मुतवातिर क्या चीज़ तलब कर रहे थे। मतीउद्दीन बेख्तियारी के आलम में बोला। क्या मतलब है? शेख अबुल फजल उसकी बात पर गड़बड़ा सा गया। शेख अबुल फजल, मतीउद्दीन गहरी सांस लेकर बोला, अब तमाम मामला मेरी समझ में आ चुका है कि तुम लोग इतने दिन से मुझे क्यों परेशान कर रहे थे। शायद तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना आए कि मेरे यहाँ आने में घोड़े के अमामे का कोई दखल नहीं था। वो तो इत्तफाक था कि उसकी पोशीदा तहरीर मेरी निगाहों में आ गई। पहले पहले मैं सोचता रहा कि ऐसा कौन है जो मुझे अपनी जानिब मुतवज्जह करना चाहता है, मगर कुछ दिन तक कोई बात सामने नहीं आई तो मैंने इस बारे में गौर करना छोड़ दिया था। अब तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर मुझे महसूस हो रहा है कि तुम लोग वाकई मुझे अपनी जानिब मुतवज्जह करना चाहते हो। जो तुम समझ रहे हो वैसी बात बिल्कुल नहीं है। वो अमामा इत्तफाक से तुम्हारे हाथ लग गया। तुम ये कहना चाहते हो कि उसे किसी और के लिए गिराया गया था। तुम अमामे के बारे काफ़ी कुछ जानते हो। शेख अबुल फजल का लहजा बदलने लगा। इस किस्से को छोड़ो, मैं इस चक्कर में यहाँ नहीं आया, बल्कि यहाँ आने का मकसद कुछ और है। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मतीउद्दीन ने बात का रुख बदल दिया। कैसी मदद है? शेख अबुल फजल गुफ्तगू में अचानक आने वाली तब्दीली पर दंग रह गया। ये हकीकत है कि मुझे किसी भी तरह तुम लोगों तक रसाई हासिल करना थी और इसलिए मैंने कल रात शेख अजीज़ुद्दीन के मुंह से तुम्हारे बारे में सुनकर मुलाकात के लिए तुम्हें पैगाम भेजा था। क्या तुम वाकई घोड़े के अमामे की हकीकत मालूम होने पर यहाँ नहीं आए? शेख अबुल फजल का जहन अभी तक अपने सवाल पर अड़ा हुआ था। मैं साफ ज़बान में अल्फाज अदा कर रहा हूँ, आम फर्द को भी इन्हें समझने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती है। मतीउद्दीन के लहजे से दुरुस्ती झलकने लगी है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अमामे की हकीकत जानने के बाद यहाँ पहुँचे हो। तुम्हारी शख्सियत पहले दिन से ही मशकूक रही है। तुम वो नहीं हो जो दिखाई देते हो। सीधी तरह बता दो तुम यहाँ किस नियत से आए हो। हारिस खामोश न रह सका। उसके हाथ में मौजूद चमकते हुए खंजर का रुख मतीउद्दीन की जानिब था। हारिस की हरकत पर शेख अबुल फजल खामोश बैठा रहा।